हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3G। इसके पहले हमने सभी प्रश्नावली को हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो हम लोग चलिए अपना प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 3G का लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न संख्या 1 क्या है, पढ़ते हैं। देखिए कहा है ए और बी की मासिक आय। आय मासिक का मतलब महीने, महीने का आय मतलब जो आप कमाते हैं उसे आय बोलते हैं। जो कमा के अपने घर में लाते हैं वो आय है आपका। का अनुपात 9:7 है। ए और बी कह सकते हैं दो मित्र हैं जो महीने का कुछ कमा रहे हैं। वो महीने का ऐसा नहीं कि दे दिया कि 10,000 20,000 कमा रहे हैं, बस अनुपात में दे दिया है 9:7 है। ठीक है, और जो कमा रहे हैं तो उनका खर्च भी है और उनके मासिक व्यय मतलब होता है खर्च। तो महीने का जो खर्च है उसका अनुपात दिया है 4:3 है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक 200 रुपये मासिक बचाता है, यानी जितना कमा रहा है, कमाने के बाद कुछ खर्च भी कर रहा है और खर्च करने के बाद कितना बचा ले रहा है 200। दोनों लोग ए और बी दोनों लोग खर्च करने के बाद 200 रुपये बचा ले रहे हैं महीने का। तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि प्रत्येक मतलब दोनों ए और बी महीने का कितना कमा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है दोस्तों। आपने महीने का मान लीजिए 1000 कमाया, महीने का 1000 कमाया, उसमें से आपने क्या किया 500 रुपया महीने का खर्च कर दिया। आपने 1000 कमाया था महीने का और महीने में आपने क्या किया 500 रुपया खर्च कर दिया। तो आपके पास कितना बचा होगा? आपके पास कितना बचा है? 500 बचा है ना। अरे दोस्तों देखिए, 1000 महीने के आपने क्या किया कमाया, आपका आय है, उसमें से 500 आपने क्या किया खर्च कर दिया। तो आपके पास कितना बचा है? जितना कमाए हैं उसमें से जितना खर्च किए हैं घटा दीजिए। तो अपने महीने का कमाया था, महीने का 500 उड़ा दिया था, टाटा बाय बाय कर दिया, तो 500 आपका महीने का बचा ना। इसी का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करके हम प्रश्न संख्या अपना हल करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा प्रश्न। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। ठीक है, एक ध्यान देने वाली और बात है, आय दिया है 9:7 दिया है दोस्तों। जब इसको संबंध से अनुपात से अलग करते हैं तो इसके साथ एक वेरिएबल जुड़ जाता है। जैसे मतलब 9 और 7 को हमने अलग कर दिया, अनुपात से अलग कर दिया, तो इसके स्थान पर अनुपात जैसे ही हटता है तो इसके साथ एक वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल कुछ भी मान लीजिए, हम यहाँ मान लेते हैं x, तो इसके साथ 9x हो गया, तो इसके साथ क्या हो गया 7x हो गया। ठीक है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। जब अनुपात दिया रहता है, अनुपात को जब हम अलग अलग लिखते हैं दोस्तों तो उसके साथ एक वेरिएबल जुड़ जाता है। वो वेरिएबल A to Z में कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, A to Z में कुछ भी मान सकते हैं। तो जनरली हम लोग x y मानते हैं, इसलिए इसका 9x हो गया और इसका 7x हो गया। ध्यान देने वाली और बात है, आप दोनों का समान ही वेरिएबल मानिएगा, दोनों का समान ही चर वेरिएबल मानिएगा। ये नहीं कि इसका x मान ले रहे हैं तो इसका आप y मान लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर अगर इसका x है तो इसका भी x होगा 9:7 का। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हल लिखते हैं। अब देखिए, महीने का कुछ ने कमा रहा है तो हमें नहीं मालूम वो महीने का कितना कमाया है। महीने का कुछ खर्च है, वो भी हमें नहीं मालूम कि महीने का वो कितना खर्च किया है दोस्तों। बस इतना मालूम है कि महीने का कुछ कमा रहा है, महीने का कुछ खर्च है और खर्च करने के बाद 200 रुपया वो बचा ले रहा है, बस इतना मालूम है। तो पहले हम मानेंगे कि महीने का वो कितना कमाया। तो लिखेंगे ए की मासिक आय, ए की मासिक आय। अब देखो आय कितना है दोनों लोग का, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना दिया है 9:7 दिया है। तो इसको अलग अलग लिखेंगे कि नहीं, पहला ए की है जो पहले आया, पहले ए आया है ना, तो 9 ए का है। अब बाद में कौन आया बी, तो बी 7 है। ठीक है, तो मासिक आय क्या है, पहला 9x हो गया, अलग अलग लिख रहे हैं तो इसलिए 9x हो गया। बी की मासिक आय, बी की मासिक आय, बी की मासिक आय कितना हो गया, पहला 9 है ए का, तो बी का कितना है 7x। आप x क्यों लिख रहे हैं, अभी हमने जस्ट बताया, क्योंकि अब इसको जब अलग अलग लिखते हैं तो इसके साथ वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, अब इस तरह इनके मासिक व्यय का अनुपात भी दिया है,
वो कितना दिया है 4/3 दिया है। जब इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे तो इसके साथ भी एक वेरिएबल आ जाएगा। x तो आपने लिख लिया, तो अब इसके पास कौन आ जाएगा y आ जाएगा। तो a के मासिक व्यय कितना है 4 है और b का मासिक व्यय कितना है 3 है। जो पहले आता है वो पहले का होता है, जो बाद में आता है वो बाद का होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले a आया है तो पहले a का कितना है 4, अब बाद में b आया तो b का कितना है 3 है। तो लिखेंगे इस तरह a की मासिक व्यय, a की मासिक व्यय, a और b का मासिक व्यय का अनुपात कितना दिया था 4:3, लेकिन अब अनुपात से इसको अलग कर रहे हैं तो क्या आएगा 4y आ जाएगा बराबर 4y। अब इस तरह b की मासिक व्यय वो कितना हो जाएगा, बाद में 3 आया तो 3y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, a की मासिक महीने का कितना कमा रहा है 9x, अब b महीने का कितना कमा रहा है 7x। a महीने का कितना खर्च कर रहा है, यानी कि उड़ा रहा है, कितना उड़ा रहा है 4y, और b महीने का कितना उड़ा रहा है 3y। ठीक है, देखें प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब दोस्तों प्रश्न के अनुसार। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, महीने का कुछ ना कुछ कमाए हैं, उसमें से अगर हम महीने का जितना खर्च कर रहे हैं उसको हम घटा दे रहे हैं तो किसके बराबर आएगा 200 के बराबर आया ना बाबू। देखिए महीने का 1000 कमाया, महीने का जितना खर्च किया था उसको घटा दिए तो जितना बचाया उतना ही तो आएगा। तो महीने का कितना बचा ले रहे हैं 200, तो शेष कब बचता है, शेष कब बचता है, बचत कब होता है, बचत कब होता है दोस्तों, जब आप आय में से व्यय को क्या करते हैं घटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है बचत आ जाता है। यानी कि महीने का कुछ ने कमाया था, अब कुछ खर्च भी तो करना होगा ना, तो कि जितना कमाया था जितना खर्च किया उतने में से घटा दीजिए तो आपका बचत आ जाएगा, जितना बचा लिए हैं वही काम हम करेंगे। तो महीने का जितना ये दोनों कमाए हैं उसमें से खर्च वाला घटा देंगे तो बचत आपके पास आ जाएगा। बचत कितना है 200 रुपये है। लिखेंगे मासिक आय, पहले लिख लीजिए a के लिए, a के लिए मासिक आय, मासिक आय, मासिक व्यय, महीने का कमाया था, महीने का खर्च किया था, तो महीने में कमाने के बाद जितना खर्च किया घटा देंगे तो कितना बचा ले रहा है 200 रुपये बचा ले रहा है। अब इसी तरह बी के बिल निकालते हैं, तो अब देखिए मासिक आय क्या है, महीने का एक कितना कमा रहा है ए के लिए है, तो महीने का कितना एक कमा रहा है 9x कमा रहा है, माइनस है तो माइनस, मासिक व्यय ए महीने का कितना खर्च कर रहा है 4y है, तो 4y बराबर कितना हो गया 200 हो गया दोस्तों। देखिए कितना आसान है, और ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इस तरह लिखेंगे बी के लिए, बी के लिए अब बी भी महीने का कुछ न कुछ कमा रहा है, मासिक आय और मासिक व्यय भी ये इसका है, व्यय घटा देंगे तो ये भी कितना बचा ले रहा है 200, यानी दोनों लोग 200 रुपये बचा रहे हैं। मासिक आय कितना है बी का, बी की मासिक आय क्या है 7x माइनस इसका मासिक व्यय क्या है, बी की मासिक व्यय कितना है 3y, कितना बचा ले रहा है ये भी 200, और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, और बाकी हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब 2 समीकरण मिल गया, अब इन्हीं दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं हल कर देते हैं, उसके बाद हमें x का और y का मान निकल जाएगा। देखिए दोस्तों x के मान की हमें आवश्यकता है, y की मान की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्रत्येक की मासिक आय पूछा है, सिर्फ मासिक आय पूछा है। अगर x का मान निकल जाता है तो a की मासिक आय यहाँ x का रखेंगे तो a की मासिक आय निकल जाएगा, और इस तरह यहाँ पर x रखेंगे तो b की मासिक आय निकल जाएगा। क्या y का से हमें कोई लेना देना है, y से हमें कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि व्यय नहीं पूछा है, सिर्फ मासिक आय पूछा है। तो इसलिए अब पहले
केवल केवल हम यक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए, हल करने से पहले देखेंगे कहीं इनके गुणांक बराबर है कि नहीं। यहाँ पर यक्स है, यक्स का गुणांक क्या है 9, यहाँ पर यक्स का गुणांक कितना है 7 है, यहाँ पर y का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर y का गुणांक 3 है। ठीक है, तो y को हम पहले बराबर करते हैं, क्योंकि यक्स का मान निकालना है ना, तो y को बराबर करिए। देखिए इसका गुणांक इसमें गुणा कर देते हैं और इसका गुणांक का गुणा इसमें कर देते हैं। तो 3 का गुणा किस में करना है समीकरण 1 में, और 4 का गुणा किस में करना है समीकरण 2 में। लिखना है 3 का गुणा, ऐसे लिख लीजिए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27, यक्स माइनस 3 चौक 12, y बराबर 3 दूना 6, 600। और ये रहा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह समीकरण 2 में किससे गुणा करा दें 4 से, 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करते हैं तो 4 सत्ते 28, यक्स माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 4 दूना 8, 800। और ये रहा समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ भी 12y, यहाँ भी 12y, बराबर हुआ कि नहीं। अब समीकरण ये 3 हो गया ना दोस्तों, और ये समीकरण 4 हो गया। अब लिखना है समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, तो समीकरण 3 क्या है 27x माइनस 12y बराबर 600, 4 क्या है 28x माइनस 12y बराबर 800। ठीक है, अब देखिए दोनों चिन्ह क्या है समान है, तो चिन्ह बदलना होगा। ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो प्लस, अरे प्लस है तो माइनस। पहला चिन्ह माइनस है तो लिख लेंगे यहाँ पर घटाने पर। अब देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया कट गया, क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। अब घटाइए 28x में 27x निकल जाएगा तो x बचेगा। सबसे बड़ा क्या है 28, उसके सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगेगा बराबर 800 में से ऊपर प्लस नीचे माइनस, 800 में से 600 निकल जाएगा तो बचेगा 200। लेकिन 800 बड़ा है ना, तो उसके सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। और इस तरह ये क्या हो गया कट गया, तो यक्स का मान कितना मिल गया 200। देखिए दोस्तों यक्स का मान 200 मिल गया। अब हमें y का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बस पूछा है मासिक आय। तो बस यहाँ पर a और b का, यहाँ पर क्या करना है यक्स का मान रख दीजिए, a और b के मासिक आय निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान मिल गया 200, a की मासिक आय, a की मासिक आय कितना दिया दोस्तों 9x दिया है। ठीक है, आप यहां पर x का मान रख दीजिए, 9 गुणे x का मान क्या मिला है दोस्तों 200, 200 यानी 9 दूनी 1800 रुपए। ए की मासिक आय यानी ए महीने का कितना कमा रहा है 1800 कमा रहा है दोस्तों। अब इस तरफ बी की मासिक आय क्या है, बी की मासिक आय क्या है 7x है। अब देखिए यहां पर 7 गुणे x का मान क्या है 200, 7 दूना 1400, यानी इस तरह ए महीने का 1800 कमा रहा है और बी महीने का 1400 कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इनके महीने का आय हुआ। देखिए यहाँ पर सिर्फ आय पूछा था इसलिए हमने बस आय निकाला। अगर व्यय पूछा था तो यहाँ से यक्स का मान चाहे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 में किसी में रखकर y का मान निकाल देते और y का मान यहाँ रख देते तो मासिक व्यय मिल जाता, महीने का खर्च मिल जाता था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न काफी अच्छे से समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों अब हम लोग के पास है प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न संख्या 2 दोस्तों काफी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इसको जितना महत्वपूर्ण रखना चाहते हैं उसको उतना महत्वपूर्ण रख सकते हैं दोस्तों। ये कई बार ये परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग इस तरह सवाल जितना होगा उदाहरण से लगाए प्रश्नावली में, आप लोग लगा के ही बोर्ड में एक बार जाइएगा, ठीक है। ये बात जरूर मेरा मान लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल, आप प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की क्या है संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों को जब जोड़ दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो जा रहा है 9 है। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का 9 गुना, 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना कि आखिर वो संख्या कौन सा है जिसका योग 9 है। अंकों का योग कितना है 9। वैसे तो बहुत सारी संख्या होगी लेकिन अंकों को पलटना भी तो है, देखना हम ध्यान दीजिए दोस्तों। मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या क्या है 25 है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ गए ना तो सवाल पूरा समझ गए आप लोग। 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, पहला आपकी इकाई, उसके दूसरा क्या होता है दहाई होता है। जो इधर से पढ़ते हैं दोस्तों तो इकाई दहाई, यानी एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 2 प्लस 5। अगर इसको देखें तो क्या होगा 10 गुना 20 प्लस 5 और 10 20 और 5 कितना हो गया 25। देखिए जो कि ऊपर वाला आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। एक और ट्राई करते हैं, जैसे मान लीजिए 37, मान लीजिए 37, इकाई का अंक क्या है 7 और दहाई का अंक कितना है 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 10 प्लस 7, दहाई को इकाई को जोड़ दिया जाता है, 3 दहा में 30 प्लस 7 मिलकर कितना हो गया 37 हो गया। आप लोग नोटिस करेंगे तो ये 10 आपके पास आ जा रहा है, 10 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने इकाई दहाई पर गया, आपने इकाई से कहाँ गए दहाई पर गए हैं, तो 1 जीरो क्या हो जाता है बढ़ जाता है ना, 2 वहाँ जाता है कि नहीं जाता है आपका, 1 जीरो बढ़ जाएगा। अगर सैकड़ा जाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1000 पे जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा 3 जीरो बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो इस तरह इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो माना अब देखिए 2 अंकों की संख्या में क्या होगा, इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। तो पहले इतना मानते हैं, माना इकाई का अंक y को पहले मान रहे हैं, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, ठीक है x है। तो अतः अभीष्ट संख्या क्या मिलेगा, यानी संख्या क्या होगा, आपने इकाई का अंक क्या मान लिया y और दहाई का अंक क्या मान लिया x। अब 2 अंकों की संख्या तो इसके साथ क्या जुड़ेगा 10 जुड़ेगा और इकाई वाले अंक को क्या कर देते हैं जोड़ लेते हैं। तो इस तरह क्या प्राप्त होगा 10x प्लस y, यही तो संख्या प्राप्त होगा दोस्तों। ये संख्या प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इकाई का अंक आपने क्या माना y और दहाई का अंक क्या मान लिया x। अब 2 अंकों की संख्या में क्या आएगा, देखिए जिस तरह यहाँ पर 10 आया और यहाँ पर 10 आया, यानी दहाई का अंक गुणे 10, तो दहाई का अंक गुणे 10, तो दहाई का अंक गुणे 10 और इकाई को क्या कर लेते हैं इकाई को जोड़ लेते हैं। तो इकाई को जोड़ लिया तो इस तरह क्या मिल गया 10x प्लस y मिल गया। तो अभीष्ट संख्या क्या मिल गया 10x प्लस y मिल गया, ठीक है, यह मेरा अभीष्ट संख्या मिल गया। तो उम्मीद करते हैं इससे आप लोग काफी अच्छे से आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार अब प्रश्न पे आप लोग चलते हैं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। 2 अंकों की संख्या क्या है, पहला अंक है y, दूसरा अंक क्या है x। तो कह रहा है इनको अंकों का योग करने पर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो लिखेंगे अंकों का योगफल, अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, बराबर 9। तो अंक क्या है x है और y है, तो x प्लस y, योग मतलब होता है जोड़, प्लस
बराबर कितना हो गया 9, और ये बच गया, बन गया आपका समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसान है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन छठों स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। देखिए क्या था, माना इकाई का अंक क्या है y, दो अंकों की संख्या में इकाई होगा और दहाई होगा, तो इकाई का अंक y और दहाई का अंक क्या है x। अब इससे हमें पता है कि कोई भी दो अंकों की संख्या होगा वो कुछ इस तरह का होगा, तो यानी कि 10 गुणे दहाई और इकाई को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 10 x प्लस y, ये आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, अब लिखिए पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार। अब इसके बाद देखिए यहां से यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद पढ़ लिया, कह रहा इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या मिला, अभीष्ट संख्या यह है ना, तो इसका क्या है 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी 10x प्लस y का 9 गुना, गुना का मतलब गुणा, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है 2 गुना है। तो लिखेंगे संख्या का 9 गुना, मैं ब्लैक मार्कर से लिख दे रहा हूं, संख्या का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने सेम टू सेम वैसे ही उतार दिया। तो संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना जो रियल संख्या है, इसका 9 गुना करिए तो कितना आएगा, देखिए संख्या का 9 गुना यानी संख्या क्या है 10x प्लस y, इसका 9 गुना मतलब 9 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 9 से गुणा कर दिया, बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास क्या है 40 है, या मान लीजिए 45 है, कोई संख्या पे क्या है 45, तो इसका अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा 5 दहाई बन जाएगा और 4 क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा, यानी 54 होगा। इस तरह मान लीजिए 85 है, 85 को अंकों को पलटेंगे तो कितना बन गया 5 और 8, यानी इसको इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, इकाई दहाई चेंज कर दीजिए, 58 बन गया। इस तरह मान लीजिए 23 है, 23 को अंकों को पलट दिए तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, अंकों को पलट दीजिए। तो इसको अगर अंकों को पलटेंगे तो आप किसको पलट रहे हैं, बस इकाई और दहाई को आपने क्या किया एक्सचेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया। उसी तरह इस संख्या का भी इकाई और दहाई क्या कर देना है, चेंज कर देना है, इधर उधर कर देना है। तो संख्या का चेंज करिए, 10 तो ऐसे ही रहेगा, तो इकाई दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई और इकाई का अंक दहाई हो जाएगा, तो y प्लस x हो गया। ठीक है, देखिए इकाई क्या था y, तो हमने दहाई बना दिया, और दहाई क्या था x, तो उसको हमने क्या बना दिया, इकाई बना दिया। अब इसका क्या करना है, संख्या के अंकों को पलट दिया, पलटने से बनी संख्या क्या है 2 गुना, गुना का मतलब गुणा, कितने से 2 से कहा था। अब इसी तरह ये प्राप्त हो गया। अब इसका गुणा करा दीजिए, इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना हो गया 90x प्लस 9y बराबर, इसका इसमें गुणा करा दीजिए तो 20y प्लस 2x। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं दोस्तों, अब इसको इरेज कर दिया दोस्तों। आप ध्यान दीजिए, अब इसको हल कीजिए, x y को एक तरफ और बाकी को एक तरफ। दोस्तों देखिए कहीं भी अंक नहीं है, सब x y है, तो सबको एक तरफ कर लीजिए। यहां पर आएगा तो 90x प्लस 9y, देखिए ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस हो गया, 20y, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस हो गया, 2x बराबर क्या बचेगा 0, सबको एक तरफ लेकर चला आया। ये प्लस में था तो माइनस 20y माइनस का 2x बराबर क्या बच गया, देखिए 0। अब देखिए 90x में से x को घटा दीजिए, y में से y घटा दीजिए, 90x में से 2x निकल गया तो बचेगा 88x। ठीक है,
आप देखिए 20y में से 9y निकल गया तो बचेगा आपका कितना 11x, सॉरी 11y, ठीक है। 20 में से 9 चला गया तो 11 ही बचेगा ना, लेकिन 20 बड़ा है, 9 के सामने प्लस का चिन्ह है, 20 के सामने माइनस का चिन्ह है, तो बड़ा और 20 माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर क्या बच गया 0। कोई डाउट? कोई डाउट है तो बताइए। अब यहां से 88x बराबर 11y, हमने 88x को क्या कर दिया, रोक लिया और 11y को उधर भेज दिया, माइनस था इधर क्या हो गया प्लस था, प्लस हो गया। अब यहां से y का मान निकाल लेते हैं, y को रोकेंगे तो गुणे में 11 कहां चला जाएगा दोस्तों, बट्टे में चला जाएगा। देखिए 11 y को रोक लिया, y को हमने क्या किया रोक लिया, तो 11 गुणे में है तो कहां चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा ना। अब इसको काट दीजिए, 11 अट्ठे 88, तो y का मान कितना मिल गया 8x मिल गया। कोई डाउट? अब इस तरह ये क्या बन गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। आप समीकरण 2 का मान क्या कर दीजिए, समीकरण 1 में उठाकर रख दीजिए तो कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो इतना करते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। अब जहां भी y मिलेगा उसके स्थान पर क्या रखना है दोस्तों, जहां पर y मिलेगा उसके स्थान पर 8x रखना है। तो देखिए इसको तो ऐसे रहने दीजिए, x प्लस वाई का स्थान पर 8x बराबर 9, 8x और 1x मिलकर कितना हो गया 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9। ये क्या हो गया, कट गया एक बार में। तो इस तरह x का क्या मान मिला 1। अब x का मान मिल गया तो y का मान भी मान निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पर रखना होगा ना, संख्या में बताना है। तो y का मान सॉरी लिखेंगे x का मान समीकरण कहां रख दें 2 में, 2 में रखने पर, तो 2 क्या है y बराबर 8x है, ठीक है। y बराबर 8 गुणे x का क्या मान मिला है 1, तो y बराबर 8, ये y का मान मिल गया दोस्तों। लेकिन हमें x और y का मान नहीं निकालना था, हमें तो संख्या बताना था, पूछा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या वो क्या है, अभिष्ट संख्या क्या है 10x प्लस y है, लिखेंगे संख्या 10x प्लस y है, ठीक है। अब यहां पर x y का मान रख दीजिए, x का मान क्या मिला है 1 और y का मान क्या मिला है 8। इस तरह 10 × 9 10 प्लस 8 यानी कितना हो गया 18, और यही आपका क्या है आंसर है दोस्तों, यानी कि वह संख्या क्या है 18 है, ठीक है दोस्तों, वो संख्या क्या है 18। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसको काफी इंपोर्टेंट में रखिएगा दोस्तों, इस तरह प्रश्न हल करके ही बोर्ड में जाइएगा, परीक्षा देने जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है देखते हैं, पढ़ा जाए एक बार। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता, विक्रेता मतलब बेचने वाला, एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचकर, अपनी पुस्तक क्या किया 24 रुपए में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, यानी उतने प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, यानी जितना में खरीदा था उतने ही प्रतिशत क्या किया उन्होंने लाभ कमाया। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए, तो हमें बताना कि आखिर पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा था। देखिए दोस्तों जब खरीदा था तो क्रय मूल्य होगा, और जब बेचा था तो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। और लाभ कब होता है, जब आपने कम दाम में वस्तु को खरीद कर अधिक दाम में आप वस्तु को बेचते हैं, तब वहां पर क्या होता है लाभ होता है। जैसे आपने एक किताब है उसको आपने क्या किया 20 रुपए में खरीदा और आपने उसको क्या किया 30 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, वो भी कितने रुपए का लाभ मिला 10 रुपए का लाभ मिला, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिए
एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपए में बेचा मतलब विक्रय मूल्य, उतने प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात बताइए। पुस्तक का क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। तो इस तरह प्रश्न में दोस्तों ध्यान देने वाली बात होती है, जो पूछता है उसी को क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं दोस्तों। माना पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपए है। क्या है? x रुपए है। ठीक है दोस्तों, माना पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? x रुपए है। और क्या दिया है? क्या दिया है? विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है? विक्रय मूल्य कितना दिया है? एक पुस्तक ने अपनी पुस्तक को 24 रुपए में बेचा है, तो विक्रय मूल्य होगा कितने रुपए है? 24 रुपए है। 24 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है 24 रुपए बेचा यानी विक्रय मूल्य दिया है, कह रहा उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया। उतने प्रतिशत क्या किया? लाभ उठाया जितने में उसने पुस्तक को खरीदा था, यानी लाभ प्रतिशत दिया है। तो लाभ प्रतिशत कितना उठा रहा है? लाभ प्रतिशत किसके बराबर है? लाभ प्रतिशत लाभ उठाया जितने में उसने पुस्तक को खरीदा था, यानी लाभ प्रतिशत बराबर है, खरीदा मतलब क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। लाभ प्रतिशत कितना उठा रहा है? क्रय मूल्य के बराबर उठा रहा है। देखिए, उसने उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया, यानी प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था, यानी लाभ प्रतिशत किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य को क्या माने थे? क्रय मूल्य को माने थे x मान लिए थे। क्रय मूल्य को क्या मान लिए थे? x, यानी लाभ प्रतिशत कितना मिल गया? x मिल गया। अब यहां से विक्रय मूल्य बराबर लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि लाभ जब आपको निकलता है तो जितने रुपए में आपने बेचा था और जितने रुपए में खरीदा था, जितना में बेचा था उतने में से आप जितना खरीदा था उसको घटा दीजिए तो लाभ प्राप्त हो गया। जैसे मतलब आपने क्या किया था? लाभ, अगर मान लीजिए 20 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा था और 30 रुपए में क्या किया? बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ आपका? 30 में से क्या कर देना है? 20 को घटा दीजिए, यानी 10 का लाभ हुआ। तो जितने में बेचा था उतना जितना खरीदा उतना घटा दीजिए तो लाभ आपका निकल गया। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ तो ऐसा रहने दीजिए। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य आपका 24 रुपए है, माइनस है माइनस कर देते हैं, सॉरी विक्रय मूल्य आपका 24 रुपए है, अक्रय मूल्य कितना है? x है। ये लाभ इतने का मिल गया। अब आपके ध्यान दीजिए, लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणे में 100 होता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत किसके बराबर है? x है दिया है तो x रख लेते हैं बराबर। लाभ कितना दिया? लाभ प्रतिशत देखिए x है ना, तो x रख दिया। लाभ कितना दिया है? लाभ दिया है 24 माइनस x बट्टे में क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य को क्या माने थे? x माने थे, तो बट्टे में x और गुणे में क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हल करते हैं, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गुणा करा लीजिए, तो यहां से x बराबर 100 कोष्टक में 24 माइनस x बट्टे में x। ठीक है, हमने ऊपर ऊपर गुणा करा दिया। अब इसके बट्टे में एक मान के तीरे गुणा करा दीजिए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 कोष्टक में 24 माइनस x, या पहले इसका इसमें गुणा करा दीजिए, माइनस से मूल बच जाएंगे। इसका इसमें गुणा कराइए तो x स्क्वायर हो गया, x गुणे x स्क्वायर, और एक का गुणा इसमें कराएंगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है, तीरे गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। अब x स्क्वायर बराबर
इसका कितना हो गया 2400, 100 गुणे 24, 2400 माइनस 100 यक्स। अब सबको एक तरफ लेकर आइए, तो यक्स स्क्वायर ये माइनस इधर क्या हो गया प्लस, पहले यक्स को ले आइए और ये प्लस ये भी क्या हो गया माइनस, उसके बाद अंक को लाइए 2400 बराबर क्या बचेगा 0। अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ से इसका क्या कर दीजिए गुणनखंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए गुणनखंड, तो यक्स का जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमने गुणनखंड करना सिखाया था, पहले वाले यक्स स्क्वायर का गुणांक और लास्ट वाले पद को आपस में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो एक यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, और 24 का गुणा कर 2400 का गुणा करेंगे तो 2400 भी प्राप्त होगा। लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है कि माइनस है कि प्लस, अगर माइनस रहेगा तो बीच वाले अंक को घटा के लाना है, अगर प्लस रहेगा तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाना है। फिलहाल क्या है माइनस है, तो माइनस है तो इसका मतलब घटा के हमें क्या लाना है 100 लाना है। तो ऐसे कोई दो संख्या ढूंढिए, गुणा करें तो 24 आए 2400 आए, और घटाए तो कितना आ जाए 100 आ जाए। जब नहीं पता होता, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो गुणा करने पर आता है उसी को हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणा करने पर कितना आएगा 2400 आएगा, 2400 का गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिए 1200, फिर 2 से काटिए तो 600, फिर 2 से काटिए तो 300, फिर 2 से काटेंगे तो 150, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब काटिए 3 से काटिए, फिर 5 से काटिए, फिर 5 से काटिए, ये आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहीं से हमें क्या करना है ढूंढना है। देखिए 25 दूना सॉरी 25 5 पचे 25, 2 दूना 4, 25 चौको 100, ये 100 हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, 16 48, ये नहीं बनेगा, यानी कि इसको कुछ ऐसा करना है जिससे कट जाए। देखिए अगर मैं कर दूं 120, ध्यान दीजिए गुणनखंड बनाइए इसका, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, या ऐसे कर लीजिए, हम बता रहे हैं दोस्तों। 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 बच्चे 120, देखिए 24 बच्चे कितना हो गया 12, 120। अब 120 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 120 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया दोस्तों, यानी कि 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 आएगा जो कि है, और 120 और 20 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का हमें क्या करना है कर लीजिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस कोष्टक में 120 माइनस 20, बाहर यक्स कर देंगे, बाकी जैसे है उसको वैसे ही क्या कर दीजिए उतार दीजिए। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा कराइए तो 120 यक्स माइनस 20 यक्स माइनस 2400। ठीक है, अब इन दोनों का क्या कर दीजिए जोड़ा बना के कॉमन कर लीजिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन है यक्स, तो यक्स प्लस 120। ठीक है, देखिए इन दोनों में यक्स, फिर अब माइनस, इनमें क्या कॉमन ले लें 20 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा यक्स, बाहर माइनस हो तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 120। ठीक है, अब देखिए ये कोष्टक और ये कोष्टक क्या है समान है, अगर समान नहीं होता तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं, तो इनको एक कोष्टक में रखना है, यक्स प्लस 120 और इसको एक कोष्टक में बराबर 0 भी तो है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब इसको देखिए यक्स माइनस 20, ठीक है बराबर 0। अब यहाँ से जब यक्स प्लस 120 बराबर 0 है तो यक्स बराबर क्या मिलेगा माइनस 120, माइनस 120। ठीक है, ये आपका मिल गया। और यहाँ से जब
यक्स माइनस 20 है तो यक्स बराबर क्या मिलेगा, बराबर 0 है तो यक्स बराबर 20। अब इन्हीं में से यक्स का एक मान होगा। देखिए यक्स का मान माइनस में है तो माइनस वाला तो नहीं होगा। अब रही बात क्यों नहीं होगा, क्योंकि रुपए माइनस में तो नहीं ले जाएगा, रुपया क्रय मूल्य बताना है तो माइनस में नहीं होगा, तो ये प्लस में है तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह क्रय मूल्य कितना मिलेगा हम लोग को, तो क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, 20 रुपए दिया है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 को भी हम लोग हल कर लेते हैं। कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न हम लोग हल कर लिए हैं। हम लोग के लिए काफ़ी कुछ नया नहीं है, ठीक है दोस्तों। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो पूछता है उसी को हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं। तो मानेंगे एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपये, तथा एक कलम का मूल्य क्या है, y रुपये। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है, ठीक है दोस्तों। प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अब जब 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदते हैं तो कुल कितना देना पड़ रहा है, 50 रुपये देना पड़ रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, दुकानदार के पास जाएंगे तो आपने 5 पेंसिल खरीदा, 7 कलम खरीदा, तो आप दुकानदार से पूछेंगे ना कि भैया कितना हुआ, तो दोनों के मूल्य को क्या करेगा, जोड़ के बताएगा कि बाबू इतना हुआ। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये दे रहा है, तो 5 पेंसिल है और 7 कलम है, दोनों को जोड़ कर कितना दे रहे हैं, 50 रुपये, दोनों को जोड़ लिया। एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बीच में प्लस है। एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का मूल्य 7y बराबर 50, ठीक है। एक सेब का दाम 5 रुपया है तो 5 सेब का दाम 25 रुपया, गुणा कर देते हैं ना। इस तरह समीकरण 1। अब इस तरह लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, आप क्या कर रहे हैं, 7 पेंसिल है और 5 कलम का मूल्य कितना दे रहे हैं, 46 रुपये, तो 7 पेंसिल है और 5 कलम है, इन दोनों को जोड़कर कितना दे रहे हैं, 46 रुपये दे रहे हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x, बीच में प्लस है। एक कलम का मूल्य y है तो 5 कलम का मूल्य 5y 46। ये रहा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करते हैं, हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले हम ध्यान देंगे कि इनके गुणांक बराबर है कि नहीं। x का गुणांक क्या है, 5, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, 7, यहाँ पर y का गुणांक 7 है तो यहाँ पर y का गुणांक 5 है, तो इनके गुणांक को बराबर करते हैं। देखिए 5 का गुणा हम समीकरण 1 में करते हैं और 7 का गुणा समीकरण 2 में करते हैं। लिखना है समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर तो गुणा करते हैं 5 से समीकरण 1 में, तो 5 पचे 25x प्लस 5 सत्ते 35y बराबर 5 पचे 25, ठीक है। और ये रहा समीकरण नंबर 3। अब इस तरह लिखेंगे समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर, तो 7 से गुणा करें तो 7 सत्ते 49, 7 पचे 35y, 7 छक 42 की 2 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32,
322। ये समीकरण नंबर कितना हुआ? 4 हो गया। आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल कीजिए। लेकिन आज समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर तो हल करते हैं 25x प्लस 35y बराबर 250। 4 क्या है? 49x प्लस 35y बराबर 322। अब जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उस तरह चिन्ह खींचे। देखिए दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलना होगा, माइनस माइनस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। दोस्तों तो ये क्या हो गया? कट गया। 49x में 25x चला जाएगा तो बचेगा 24x। लेकिन 49 बड़ा है, आज का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बराबर 322 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? देखिए 322 में से 250 घटा दे रहे हैं तो 2 एक हासिल लेगा, 12 में 5 गया 7 और ये कट गया, यानी कि 72 बचेगा। लेकिन माइनस है तो माइनस का लगाएंगे, क्योंकि 322 बड़ा है ना, उसके सामने चिन्ह माइनस है तो माइनस का लगाएंगे। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया, तो बचेगा 24x बराबर 72। तो x बराबर 72/24, 24 तिहाई 72। तो x बराबर कितना मिल गया? 3। अब x का मान मिल गया। अब x का मान मिल गया है तो y का मान भी निकाल देते हैं। x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, आंसर सेम ही आएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है। अब जहां x मिलेगा उसके स्थान पे क्या रखना है दोस्तों? 3 रखना है। 3 प्लस 7y बराबर 50। 3 पच्चे 15, 7y बराबर 50। तो 7y को रोक लें, 50 ये प्लस मिला क्या हो गया? माइनस। तो 7y बराबर 35। तो y बराबर 35/7। तो ये क्या हो गया? कट गया। 7 बच्चे 35, तो y बराबर 5। ठीक है। y बराबर क्या मिल गया? 5। अब इस तरह एक कलम का मूल्य या एक पेंसिल का मूल्य, पहले पेंसिल है ना, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य देखिए एक पेंसिल का मूल्य क्या है? एक पेंसिल का मूल्य x है, तो x का मान क्या मिला है? 3। देखिए 3 मिला है। और एक कलम का मूल्य क्या है? y। तो y का मान क्या मिला है? y का मान 5, तो 5 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 काफी अच्छे से आपको समझ में आया। देखिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।